शुरू किया जाता है। आज का क्लास जो है शुरू किया जाता है। आप लोग सबसे पहले आपके रिजल्ट से, आपका रिजल्ट जो है इस प्रकार है, लोग देख पा रहे हैं अपना रिजल्ट? आप लोग अपना रिजल्ट देख पा रहे हैं? सबको दिख रहा है? आप सभी को दिख रहा है? हेलो? हाँ सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो सबसे पहले रिजल्ट सुन लीजिए। क्या है? अभिनीत कुमार पाठक, इनका 30 नंबर है, पास है। अखिलेश कुमार 22 नंबर है, पास है। अंकुश कुमार 32 नंबर है, पास है। विक्की कुमार 36 नंबर है, पास है। जयमंती माला कुमारी 24 नंबर है, पास है। उसके बाद जयराम कुमार 26 नंबर है, पास है। उसके बाद मंटू कुमार, इनका 6 नंबर है, ये फेल हो गए हैं। नरेंद्र कुमार 24 नंबर है, पास है। निवास कुमार 30 नंबर है, पास है। पवन कुमार 36 नंबर है, पास है। प्रमोद कुमार 20 नंबर है, यह पास है। प्रिंस कुमार 32 नंबर है, पास है। राजेश कुमार 24 नंबर है, पास है। रंजन कुमार 30 नंबर है, पास है। चालू कुमारी 40 नंबर है, यह पास है। शुभम कुमार 26 नंबर है, पास है। सूरज कुमार 20 नंबर है, पास है। सूरज कुमार के 24 नंबर है, पास है। विकास कुमार 36 नंबर है, पास है। चलिए किसी एक को जो है ओपन किया जाए, उसके बाद रिजल्ट जो है देखा जाए। ये देखते हैं। आप सभी का रिजल्ट जो देख, अपना अपना रिजल्ट सुन लिए। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, है ना? तो क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। तो 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 39.37 इंच, है ना? आप सभी लोग सुन पा रहे हैं साफ साफ? यस सर। यह पूछा है 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। तो 1 मीटर में जो है 39.37 इंच होता है। अगर यही पूछ दे कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है? बोलिए। 2. मिलीमीटर में पूछ रहे हैं, सेंटीमीटर में नहीं। हम आपसे मिलीमीटर में। हाँ, 1 इंच में 25.4 mm होता है ना? अगर यही सेंटीमीटर में पूछ देगा तो क्या हो जाएगा आपका? 2.54 सेंटीमीटर। आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 1 एकड़ में जो होता है 48-40 वर्ग गज होता है। अगर जो है अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20, 30 तथा 40 केजी के 3 बॉल एक ही रेखा में तथा एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, परिणामी बल बताओ। तो क्या होगा इसका परिणामी बल? जो है सबसे पहले परिणामी बल क्या होगा इसका? तीनों का जो बल होगा, योगफल तीनों का, वह इसका परिणामी बल होगा। तो ऐसा क्यों? आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों का जो बल है एक ही दिशा में लग रहा है ना? थोड़ा सा आप लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे, बोर्ड दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है सबको? उसके बाद मान लेते हैं यस सर। ये है, बी है, सी है। तीनों का जो बल है क्या है? एक ही दिशा में है ना? तीनों का जो बल है
तीनों का जो बल है वह एक ही दिशा में है, इसलिए तीनों का जो योगफल होगा वही इसका जो है परिणामी बल होगा। तो 20, 30 और 40 टोटल होता है 90, इसलिए जो बल लगेगा वह 90 kg लगेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी कोई हेजिटेशन रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कर 27 का घनमूल क्या होगा? तो ये तो सबको याद होगा। ऐसा कोई है जिनको यस सर। इनमें भी प्रॉब्लम है तो वह पूछ सकते हैं, नहीं अपना सर। कंसेप्ट जो है क्लियर कर लेंगे। तो 27 का जो घनमूल होगा वह 3 होगा। अगला क्वेश्चन है जो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा पहले बनाए थे, पर 35 kg, आप सभी लोग म्यूट हो जाइए, है ना। 35 kg 40 kg के दो बल के विरुद्ध जो है 50 kg का एक बल एक ही रेखा में कार्य कर रहा है, परिणामी बल बताओ। तो इसके पहले जो था आपका एक ही बल में एक ही दिशा में जो है तीनों बल जो है काम कर रहा था, लेकिन यह अभी का जो कंडीशन है उसमें क्या है, आपका बल जो है दो बल एक दिशा में काम कर रहा है और उसके विपरीत जो है तीसरा जो बल है वह काम कर रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप लोगों में से कोई बता सकता है कि? चलिए हम बताते हैं। 25 तो इसका रिजल्ट आ गया, लेकिन यह कैसे आया? क्योंकि सर दो को बल है जो एक दिशा में जा रहा है, तीसरा है जो उसका विपरीत जा रहा है। हाँ, तो इसको निकालेंगे कैसे? दो बल जो एक दिशा में जा रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग? उसको ऐड जोड़ कर देंगे, है ना, ऐड कर यस देंगे। सर। और तीसरा जो होगा जो विपरीत काम कर रहा है उसको क्या करेंगे? हम घटा लेंगे, है ना। और याद रखेंगे जो है अगर दिशा चेंज करने के लिए नहीं पूछे, खाली बल पूछे, तो जो बड़ा होता है ना, उसमें से छोटा वाले को घटा लिया जाता है और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो होगा आपका आंसर 25 kg होगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने तथा इस्पात को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए, है ना। जो अतिरिक्त भंगुरता है, मतलब ज्यादा जो है भंगुर हो गया है, उसको समाप्त करने के लिए इस्पात जो है काम लायक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन में है टेम्परिंग, है ना। टेम्परिंग, आप लोगों में से कोई है जो टेम्परिंग बता सकता है? टेम्परिंग क्या होता है? हाँ सर बता सकते हैं। हाँ बताइए। पीटने के लिए सर उसको जैसे गर्म करके पीटा जाता है ना सर, हाँ, तो जैसे टेढ़ा है या आती है उसको मैंने सोझा के लिए टेम्परिंग विधि का उपयोग होता है। क्या करने के लिए टेम्परिंग विधि का उपयोग किया जाता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। और कोई भंगुरता दूसरा सर, कोई? भंगुरता को दूर करने के लिए। हाँ वो किया जाता है, लेकिन जो आप बताए वो ऐसा नहीं होता है। पीट के उसको सीधा नहीं किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। टेम्परिंग हार्डनिंग जो है यह एक मेथड है। आप लोगों में से और कोई बता सकता है? देखिए इस्पात में जो है भंगुरता को खत्म करने के लिए जिस मेथड का उपयोग किया जाता है उसको टेम्परिंग कहा जाता है। यहाँ तक आपका कथन सही है, लेकिन वो भंगुरता कैसे आ जाता है? तो भंगुरता आ जाता है आपका जब उसको हम हार्डनिंग किए या हीटिंग इफेक्ट उस पर डाले, यानी कि हम उष्मा उपचार उस पर किए और निकाल कर तुरंत उसको ठंडा कर दिए और बहुत तेजी से ठंडा कर दिए,
है ना, तब उसमें आ जाता है क्या, भंगुरता आ जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, उसको फिर हम गर्म करेंगे, है ना, और वहां तक गर्म करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको ठंडा करेंगे। यह प्रक्रिया उसका टेम्परिंग कहलाता है ना। आगे जो है अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है उष्मा उपचार करने में एक स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है, इसका संभवतः निम्न कारण है। तो फिर आगे वही पॉइंट है ना, क्या है कि उष्मा उपचार करने में एक स्टील का पार्ट जो है क्रैक हो जाता है, इसका संभवतः निम्न कारण है। तो कौन सा कारण है, इसे बहुत तेजी से ठंडा किया गया, जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया, बहुत तेजी से ठंडा किया गया जो जिससे उसमें क्रैक आ गया, है ना। तो उसको हम ठीक करेंगे कैसे, जब क्रैक आ जाएगा तो जब क्रैक आ जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए हमको एनीलिंग मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, तब उसका जो है क्रैक ठीक हो जाएगा। आगे जो है उष्मा उपचार एक प्रक्रम है, मतलब एक क्रिया है जिसमें धातु को गैस अवस्था में ही ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। तो कौन सा उष्मा जो है उष्मा उपचार एक क्रिया है जिसमें धातु को ही, कौन सा धातु मतलब ठोस में, द्रव में, गैस, तो किस में, है ना, तो ठोस अवस्था में ही गर्म करके या ठंडा करके उसके अंदर जो है हम काम लायक जो है उसके अंदर गुण को विकास कर देते हैं। तो वैसी प्रक्रिया जो है केवल ठोस में ही हो सकता है, ना द्रव में हो सकता है, ना गैस में हो सकता है ना, केवल ठोस में हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है एक वस्तु 5 सेकेंड में 20 जूल कार्य करता है। एक वस्तु 5 सेकेंड में 20 जूल कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, शक्ति निकालने के लिए कह रहा है तो पावर का सूत्र क्या होता है, W/T। W/T, है ना। तो यहाँ W क्या है, 20 है, T क्या है, 5 है ना, 20 W/T। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 4 जो है 4 वाट हो जाएगा। 4 वाट। इन्होंने जो टिक आउट किया है 80 वाट, जो गलत है, जो आंसर होगा वो 4 वाट ही होगा। अब इसको हम अगर काटते हैं तो 4 आएगा, है ना। अगर आप लोगों को कोई मतलब समझ में नहीं आएगा तो बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी द्रव की सतह पर ठीक तैर रही है। एक वस्तु जो है किसी द्रव की सतह पर ठीक तैर रही है, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के समान है। वस्तु का जो घनत्व है वह जो द्रव है उसके घनत्व के समान है। वस्तु थोड़ी सी द्रव में नीचे ढकेली जाती है, मतलब किसी बाहरी बल के द्वारा हम उसको क्या करें, नीचे जो है धक्का दे दिए थोड़ा सा। वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु पर प्रभाव क्या पड़ेगा, जहां तक हम उसको प्रेशर डाले हैं वहीं तक रह जाएगा, है ना, वो वहीं रह जाएगी जहां तक उसे ढकेला गया है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। हाँ सर। तो आप लोग इसमें से अगर इससे इधर उधर का थोड़ा सा इसी से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
क्या आप लोग सोचे कभी कि यह जो है, चलिए आप लोग नहीं पूछेंगे तो हम ही आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि यह जब हम धक्का देंगे तो वहीं काहे रह जाएगा, डूब क्यों नहीं गया या फिर ऊपर काहे नहीं आ गया, है ना? घनत्व, क्योंकि घनत्व दोनों का सेम ना है सर। हाँ, दोनों का जो घनत्व है सेम है, इसलिए वह वही रह जाएगा, है ना? अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के सर। तौर पे कि घनत्व, अगर वस्तु का जो घनत्व है वह कम रहे तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। हाँ, और द्रव के घनत्व से वस्तु का घनत्व ज्यादा रहे तब क्या होगा? वस्तु का घनत्व द्रव से ज्यादा डूब रहेगा, जाएगा, डूब डूब जाएगा। जाएगा। हाँ, यानी वस्तु जो है उसका घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है तब क्या होगा? डूब जाएगा। हाँ, वस्तु जो है वह सीधे डूब जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुल वार्षिक लागत में सम्मिलित अव्यय है। यह जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का है ना? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, कुल वार्षिक लागत में सम्मिलित अव्यय है। जो कुल वार्षिक, टोटल वार्षिक जो लागत होता है उसमें क्या क्या जोड़ा जाता है वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है ये मतलब सभी। सर, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, है ना? आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें टोटल जो वार्षिक लागत आएगा उसमें कौन कौन सा अव्यय होगा, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट होगा, है ना? किस किस नाम से वह जाना जाएगा। तो ऑप्शन में जितना भी दिया गया है उसके अनुसार जो है यह सभी जो होगा, जैसे कि आपका हो गया कुल वार्षिक लागत में डायरेक्ट एक सब प्रोजेक्ट हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, वह प्रोजेक्ट लगभग जो है 2 करोड़ का है मान लेते हैं, है ना? 2 करोड़ का है तो उसमें हम डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट किए, 2 करोड़ न करके हमको 1 करोड़ किए, है ना? फिर कर्ज लिए कुछ दूसरे से, चाहे बैंक से लिए या फिर उसमें जो है कुछ बैंक से कर्ज लिए, और क्या हुआ कि बैंक हमको उतना कर्ज नहीं दिया, कुछ कम दिया, मान लेते हैं 50 लाख कर्ज दिया। अब जो है 50 लाख और तो इकट्ठा करना है ना, हमको प्रोजेक्ट पे वर्क करना है ना। अब क्या करेंगे हमको, और वह प्रोजेक्ट जो है 1 साल में खत्म हो, पूरा हमको कंप्लीट करना है। तो और क्या करेंगे, 50 लाख के लिए जो सामान है किसी से ना किसी से हमको कॉन्टेक्ट करना होगा, तो उससे हम कह के वह सामान लाएंगे। तो यह सभी जो प्रक्रिया है वह आपका जो है कुल वार्षिक लागत होता है। तो इसलिए ऑप्शन में है आपका यह सभी। तो इसमें से आपको डायरेक्ट यानी आप 1 करोड़ रुपया नहीं आ रहा है सर। वो कट गया जो है ना, थोड़ा नेटवर्क का जो प्रॉब्लम था इसलिए पता नहीं चला, कट भी गया। फिर ठीक है, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। कुल वार्षिक लागत में सम्मिलित अव्यय है ये सभी, इसको मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद इसमें कंफ्यूजन है, अभी जो क्वेश्चन है कुल वार्षिक लागत में सम्मिलित अव्यय है, नहीं सर। क्लियर हो गया? यस सर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, किसी वस्तु पर जब कोई बल एक साथ कार्य करते हैं और उनकी दिशाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है तो वे डैश कहलाते हैं ना। किसी वस्तु पर जब कोई बल एक साथ कार्य करते हैं और उनकी दिशाएं एक दूसरे के पैरेलल में होती है तो वे कहलाते हैं, है ना। तो जब एक दूसरे के पैरेलल में होगा तो वह पैरेलल बल कहलाएगा, है ना। अब कैसे, सपोज दैट मान लीजिए यह कोई बल है,
यह कोई वस्तु है ना। अब जो है यह एक बल है और यह क्या है, बी बल है। और दोनों क्या लग रहा है, एक दूसरे के पैरेलल में लग रहा है ना। यह जो है कोई वस्तु है मान लेते हैं, और ये जो है एक बल है और बी भी जो है एक बल है ना। वस्तु मान लेते हैं एक्स वाई है। अब जो है ये दोनों क्या एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, यह जो है एक दूसरे के पैरेलल में ही तो बल लगा रहे हैं ना। तो इस प्रकार के बल को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के बल को हम पैरेलल बल कहेंगे, है ना, समानांतर बल कहेंगे। समझ में आया या नहीं? यस सर। आगे देखिए, टन इकाई है। जैसे टन जो है किसमें मापते हैं हम लोग, भार का जो है ना, भार की इकाई जो है वह टन है। दशमलव संख्या 15 का बाइनरी संख्या होगी। तो दशमलव संख्या 15 का बाइनरी संख्या होगी, जो है सिंपल है, 4 1 1 दिया है ना। तो दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर और बाइनरी संख्या यानी बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि यस सर, बता दीजिए। आप बता रहे हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तभी मैं इससे संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे करेंगे। तो कह रहा है दशमलव संख्या 15 का बाइनरी संख्या होगी। तो क्या आप लोग जानते हैं कि बाइनरी संख्या किसको बोलते हैं, दशमलव संख्या किसको बोलते हैं, और इससे संबंधित यानी नंबर सिस्टम में जो है और कौन कौन संख्या होता है? जैसे में आपका और होता है ऑक्टल संख्या होता है, फिर हेक्साडेसिमल संख्या होता है ना। तो बाइनरी संख्या में कितने लेटर होता है, जो अक्षर होता है वह कितना होता है बाइनरी में? आप उसको डिजिट बोलिए, अंक बोलिए, बाइनरी में कितना होता है? आप लोगों में से कोई बता सकता है? बाइनरी संख्या में कितना अक्षर होता है, मतलब कितना जो अंक जो होगा वह कितना होगा, लेटर जो होगा वह कितना होगा, कितना होगा? 2 है ना, 2 होगा। कौन कौन होगा 2? 0 और 1। हाँ, जितना 0 1 0 और 1 ही होगा, चाहे उसको आप जितना भी लिखिए उसमें जितना भी आएगा 0 और 1 आएगा। आगे जो है फिर एक और दिया है, बाइनरी तो समझ गए, दशमलव संख्या 15 है। तो यह दशमलव संख्या किसको बोलते हैं? दशमलव संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? सब आप लोग पढ़े होंगे, थ्योरी में भी पढ़े हैं। किसको बोलते हैं दशमलव संख्या? दशमलव संख्या जो है 0 से लेकर क्या होता है 9 तक के अक्षर को क्या बोलते हैं, उसमें दशमलव संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डेसिमल नंबर, है ना। सब याद करने का जो है, याद करने वाला चीज है, याद करके रखेंगे, क्योंकि इसमें से एक कंपटीशन का क्वेश्चन में आपका एक एक नंबर का पूछता है। ये डेसिमल संख्या जो है 0 से लेकर 9 तक, और 2 और होता है इससे संबंधित, एक होता है ऑक्टल। ऑक्टल संख्या किसको बोलते हैं? ऑक्टल संख्या आप लोगों में से कोई बता सकता है ऑक्टल संख्या? बाहरी संख्या को। ऑक्टल संख्या यानी, हेलो, ऑक्टल संख्या यानी होता है 0 से लेकर 8 होता है, लेकिन याद रखेंगे उसमें 8 नहीं होता है, केवल 7 होता है ना।
टोटल जो लेटर होगा वह 8 होगा, लेकिन 0 से लेकर जो संख्या होगा वह केवल 7 तक होगा। और इसमें जो होगा टोटल 10 होगा, लेकिन जो लेटर होगा वह 0 से लेकर 9 होगा, और इसमें तो 2 होगा ही। और एक है ना, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। एक और है, वो है अपना हेक्साडेसिमल। सुने हैं आप लोग नाम हेक्साडेसिमल? 0 से 10 था। हेक्साडेसिमल का नाम सुने आप लोग? यस सर। तो वो भी ऐसे ही होता होगा। वो उसमें क्या क्या होता है? हेक्सा जी। डेसिमल है ना, 0 से 9। 0 से लेकर 9 और 9 कुछ हेक्सा। ABCDEF। हाँ, फिर क्या होता है? ए से लेकर F तक। F। हेक्सा यानी 6 है ना, डेसिमल यानी कि 0 से 9। तो यह टोटल हो गया आपका 10, और उधर हो गया 6, और यह कुल कितना हो गया? 16। यही होता है। और इसी में जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या कंप्यूटर हो गया, जितना भी सब इसी में काम करता है। तो अब आते हैं हम पॉइंट पर। और दशमलव संख्या 15 का बाइनरी संख्या होगा। ऐसे में लिखा है 15, जैसे 10 लिखा है तो 0 से 9 लिखा है, तो हम इसको बना के तो 15 आराम से लिख सकते हैं इसको। तो इसका 15 हो गया। अब कह रहा है इसका बाइनरी संख्या क्या होगा? तो बाइनरी यानी कि 0 और 1 इसी में से होगा, है ना? इसी में से तो होगा 0 और 1। दूसरा तो होगा नहीं, 2 लिख नहीं सकते, 3 नहीं लिख सकते हम, केवल 0 लिख सकते हैं और 1 लिख सकते हैं। तो इसको निकाला भी जाता है, जितना भी संख्या है उससे 2 से आप डिवाइड करते जाइए, है ना, और शेष को लिखते जाइए बगल में, और लास्ट में नीचे से जो रहेगा उसको आप जोड़ दीजिए, मतलब जोड़ नहीं दीजिए, लिख दीजिए डिजिट वाइज, वही उसका हो जाएगा बाइनरी संख्या, है ना। जैसे में आप 15 का निकाल के दिखाते हैं आपको। 15 हो गया आपका, है ना। तो यहाँ 2 हुआ, 7 हुआ, कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 1 बचा, 7 गुना 14 जो होगा, है ना। अब जो है 7 गुना 14 क्या होगा आपका? 2 या 3 आ जाएगा, फिर 2 1 1 आ गया आपका, है ना। अब जो है इसको गिनते जाएंगे, 7 गुना 14, 3 गुना 6, 2, यहाँ 2 और आएगा, उसके बाद यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब इसको नीचे से जोड़े, ये सभी जो है आपका 1 1 है, इसको हम ऊपर से जोड़े या नीचे से जोड़े, जैसे भी जोड़ेंगे सब 1 ही आएगा। मतलब जोड़ना नहीं है, लिखना है 1 1 1 1 1 1, है ना। तो यह 1 यह 1 यह 1 यह 1, 4 1 हो गया, और 4 आपका आंसर आ गया। वैसे ही अगला जो है, अगला क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित है। दशमलव संख्या 25 का बाइनरी संख्या होगा। दशमलव संख्या 25 का बाइनरी संख्या होगा, तो वह ऑप्शन में दिया है 11 00 1। तो इसको आप 15 का मैं निकाल के बताया हूँ, तो 25 का तो निकाल सकते हैं आप लोग। हेलो। यस सर। और यस सर, निकल जाएगा। इससे शॉर्ट जो तरीका है हम आपको बता दें, इसको जितना भी है सबको यादें कर जाइए, है ना। और याद करने का थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। निकालने में कुछ टाइम लगेगा और याद कर जाएंगे तो तुरंत उसको कर सकते हैं। जैसे
एक जीरो को कितना लिखते हैं हम लोग? 4 जीरो लिखते हैं, है ना। एक जीरो को इसमें कितना लिखते हैं? 4 जीरो लिखते हैं। वैसे ही क्या होगा, एक को क्या लिखते हैं हम लोग? 001 लिखते हैं। जब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 1 10 11 फिर 100 101 110 111 एक एक बढ़ाते जाएंगे। और इधर से जो है क्या खेल है, खाली 1 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, उसके बाद सीधे 100 चला जाएगा, फिर 101 आएगा, फिर 110 आएगा, फिर 111 आएगा, फिर उसके बाद सीधे 1000 चला जाएगा, है ना। फिर उसके बाद फिर उसका 1001 आएगा, उसके बाद 1010 आएगा, फिर 1011 आएगा, है ना। इसी प्रकार से यह बढ़ते जाएगा और लास्ट में जो है आपका जो यह 4 1 15 आया है, इसी प्रकार से आप उसको जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। 4 के बाद सब चारों जब कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जब चारों कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 16 आएगा तो चारों कंप्लीट होगा, फिर आप उसको वहां से फिर एक अलग रख के 5वां लेटर लेंगे और 4 जीरो वहां से शुरू करेंगे, फिर वह बढ़ते जाएगा। आप बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, है ना। तो इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो और अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का ऊष्मा उपचार निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ना। धातुओं का जो है ऊष्मा उपचार, उसमें कुछ निश्चित गुण, जैसे उसको हम हार्डनिंग कर दे, है ना, हार्डनिंग कर देंगे तो उससे हम कुछ भी जो है काट सकते हैं, है ना, कार्बन की मात्रा बढ़ा दे। तो यह जो उपचार है उसमें जो है हम अपने अनुसार उस मेटल को यानी उस धातु का उपयोग करें, उसको बोला जाता है ऊष्मा उपचार, जिसके कारण उस धातु में जो है गुण, हम जो गुण चाहे वह गुण आ जाए, है ना। फ्लेम हार्डनिंग को निम्न नाम से भी जाना जाता है। फ्लेम हार्डनिंग को शैलो हार्डनिंग के नाम से भी जो है जाना जाता है। फ्लेम हार्डनिंग को शैलो हार्डनिंग के भी नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वैसे फ्लेम हार्डनिंग जो होगा उसमें कार्बन का जो मात्रा होगा वह 0.3 से लेकर 0.5 तक होगा। मैनेजमेंट कार्यों के लिए लागत निर्धारण एक उपयोगी डैश है। तो मैनेजमेंट कार्यों के लिए जो लागत निर्धारण एक उपयोगी जो है वह औजार है ना। औजार है जो हमको बार बार व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होता है, एक बार जो है उसको हम व्यवस्था कर लिए, वो उसके बाद वो आगे जो है आगे आगे काम हम उससे करते जाएंगे। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा डैश होती है। तो माइल्ड स्टील में क्या होता है, कार्बन की मात्रा 0.1% से भी जो है कम होता है कार्बन की मात्रा। आगे है, कह रहा है लागत निर्धारण के लिए योजना के संबंध में उपयुक्त तथ्यों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस कथन में किन तथ्यों से अभिप्राय है? तो ये सभी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो है कह रहा है कि लागत निर्धारण के लिए योजना के संबंध में उपयुक्त तथ्यों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस कथन में किन तथ्यों से अभिप्राय है? तो ये सभी। जैसे हमको लागत में कोई प्रोजेक्ट है, उसमें जो है हमको लागत निर्धारण हमको पता होना चाहिए कि हमको इतना लगाना है, इतना में काम करना है ना। उसके बाद कहाँ करना है इसका जानकारी होना चाहिए हमको, है ना। कैसे करना है इसका भी जानकारी होना चाहिए। कितना आदमी जो है लगेगा इसका भी जानकारी होना चाहिए। जैसे
एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में क्या आप लोग थोड़ा सा इसका पॉइंट बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? प्रोजेक्ट क्या है? आप लोग में से कोई बता सकता है? हम प्रोजेक्ट किसको कहेंगे? चलिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए प्रोजेक्ट किसको कहा जाता है। साधारणतः अभी के टाइम में प्रोजेक्ट हम उसको कहेंगे जिसका कॉस्ट मिनिमम 1 लाख रुपया हो, है ना। 1 लाख से नीचे वाले कोई भी जो है जिसका हम काम कराते हैं वह प्रोजेक्ट नहीं आएगा, उसको हम प्रोजेक्ट कहेंगे ही नहीं, वह प्रोजेक्ट नहीं है। 1 लाख से ऊपर जो आएगा वह एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपका प्रोजेक्ट का आएगा, वो भी लो प्रोजेक्ट, है ना। लो कॉस्ट प्रोजेक्ट बोला जाएगा। 1 लाख से लेकर कितना लाख तक? आपका 50 लाख तक, है ना। 1 लाख से लेकर 50 लाख तक जो होगा आपका जो प्रोजेक्ट होगा लो कॉस्ट प्रोजेक्ट बोला जाता है उसको। और उसके ऊपर वाले को मीडियम कॉस्ट प्रोजेक्ट, जो 50 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच तक, और 2 करोड़ से ऊपर वाले जितना भी प्रोजेक्ट आते हैं सबको हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो कोई भी चीज हम बनाएंगे नया, है ना, उसमें कितना खर्चा लगेगा, कितना जैसे मानव लगे, कितना मटेरियल लगेगा, सबका जो व्यवस्था जो है, इस सबका जो है जानकारी होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं लागत निर्धारण। अगला जो क्वेश्चन है आपका, लागत निर्धारण विधि की सामान्य परिशुद्धता लगभग डैश होती है। लागत निर्धारण विधि की, जैसे लागत निर्धारण विधि की सामान्य परिशुद्धता लगभग होती है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग कितना परसेंट जो है प्लस माइनस लेके चलते हैं? 30%, है ना। जितना भी कोई लागत चीज बनाए उसमें से उसका जो कॉस्ट है 30% बढ़ भी सकता है और 30% कम भी हो सकता है। तो उसको जो लेके चलते हैं हम लोग प्लस माइनस, वह 30% को लेके चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, लागत निर्धारण से संबंधित पद कौन सा है? तो ये सभी जितना भी आपका यह पद है, यह सभी, जैसे ब्याज दर, भविष्य में जितना लगाए, अभी वर्तमान में जितना पैसा लगाए, सब उसका जो है। अगला जो क्वेश्चन है, लागत को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।